हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है, किस किस साइंटिस्टों के द्वारा इसके बारे में बताया गया है, क्या क्या उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को भी हम पढ़ेंगे और साथ में उन साइंटिस्ट का नाम जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का मतलब क्या है। इससे पहले क्या हुआ था कि ब्रह्मांड या फिर अर्थ के बारे में समझना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मांड को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था। उस सिद्धांत का नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यानी आपसे कई बार पूछा गया है, जो ब्रह्मांड होता है जिसको हम कॉस्मोस बोलते हैं, इसके लिए जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत का क्या नाम है। उस सिद्धांत का नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी था जिसमें किसकी स्टडी की गई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, किस तरह से ब्रह्मांड का ओरिजिन, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पाई गई, ये सारी। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? महाविस्फोट का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाविस्फोट का जो सिद्धांत था वो किसके लिए दिया गया था? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दिया गया था। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जितने भी, मतलब आज से बहुत साल पहले ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ, उसमें पिंड जो समाहित थे, उनको क्या बोला जाता? सिंगुलैरिटी कहा गया था। उसमें जितने भी पिंड विद्यमान थे उनको एक नाम दिया गया था, सिंगुलैरिटी। तो ये नाम भी आपको याद रखना। ये किस सिद्धांत में दिया गया? बिग बैंग थ्योरी में ही दिया गया था। इससे अब इसको ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए हम बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको पता है, जो बायोलॉजी है दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस। तो बायो प्लस लॉगस का मतलब होता है, बायो मतलब जीवन, लॉगस मतलब होता है क्या? उसकी स्थिति। लॉगस का मतलब यानी उसका स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना। तो दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो बायो, बायो मतलब जीवन, एक कौन सा है? लॉगस। इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? बायोलॉजी वर्ड बनाया गया है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी वर्ड का यूज, और ये कैसा वर्ड है, ये किस तरह का शब्द है, ये भी पूछा जाता है। तो ये कैसा है? वर्ड है, ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द या ग्रीक वर्ड बोला जाता है। इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या देखा गया कि सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया था, इसका प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। अगर आपसे पूछेंगे सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इस शब्द का यूज़ किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1801 में। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अभी आपको बता ही दिया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का यूज़ किया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु हो जाएंगे, जिनको एरिस्टोटल भी बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहले इस वर्ड का यूज किसने किया है, तो किसका नाम आएगा? लेमार्क और ट्रेविरेनस का आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेनस। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। तो अगर आपसे पूछेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जीव विज्ञान के जनक कौन आ जाएंगे? अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेंगे तो कौन आ जाएंगे? अरस्तु। अगर आपसे ये पूछे बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किसने किया, तब किसका नाम आएगा? लेमार्क और ट्रेविरेनस का। अरस्तु की एक बुक भी थी, उस बुक का नाम आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है शारीरिक संरचना के विकास के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, इन सब का जो वर्णन किया गया है इनकी बुक में है। और इनकी बुक का नाम है, इनको एक नाम दूसरा भी बोला जाता है, एरिस्टोटल, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी एरिस्टोटल ये इनका दूसरा नाम है। और इनकी जो बुक है वो कौन सी है? एक मिनट, यहाँ पर पेन का कलर चेंज करके आपको बता देते हैं बुक कौन सी है। बुक का नाम है यहाँ पर हिस्टोरिया एनिमेलिया। कौन सी है? हिस्टोरिया एनिमेलियम।
और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, जंतु का इतिहास। तो इसके बारे में पूरा इन्होंने बताया हुआ है, ये इनकी बुक का नाम है। इनका दूसरा नाम क्या है, एरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान का जनक अगर पूछेंगे तो कौन आ जाएंगे, अरस्तु। जूलॉजी का पूछेंगे तो भी कौन आएंगे, अरस्तु। लेकिन बॉटनी का पूछेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक या औषधि विज्ञान, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, ऑप्शन है हिपोक्रेटिस, लैमार्क, मेंडल एंड डार्विन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, हिपोक्रेटस। कौन हो जाएंगे, हिपोक्रेटस। इनकी भी एक बुक है जिनका नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। दिस इज़ द बुक दैट इज़ रिटन बाय हिपोक्रेटस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने किसके बारे में बताया है, चिकित्सा के बारे में बताया है। तो चिकित्सा शास्त्र के फादर कौन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कौन, आपके हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। तो इस जो सिद्धांत दिए गए हैं ये तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको ऐसे एमसीक्यूज़ में ही मतलब ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए याद करने में भी आसानी होगी। इनकी पूरी हिस्ट्री नहीं जाननी है आपको, बस वो पॉइंट जानना है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था विकास का, उसमें किस चीज़ को उन्होंने प्रस्तावित किया था। तो किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। और जो चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था, उन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जितने भी जीव जंतुओं के बारे में है ना, डार्विनवाद का सिद्धांत में क्या बोला था कि आंतरिक शक्ति के होने में विश्वास नहीं करते थे ये। और सबसे महत्वपूर्ण क्या थी कि किसी भी जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष करते हैं, वो अपने अस्तित्व मतलब उनकी पहचान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इनके प्रिंसिपल में। तो ये आपको याद रखना है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष का विशेष महत्व किसके सिद्धांत में दिया गया है, तो वो दिया गया था डार्विनवाद के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने। और इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था, ये आंतरिक जीवन शक्ति पर विश्वास करते थे, जबकि डार्विनवाद उस पर विश्वास नहीं करते थे, इंटरनल वाइटल फोर्स पे वो बिलीव नहीं करते थे। और इन्होंने ये जीवों की जो अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी को अपनी पहचान की, चाहे वो इंसान हो जीव हो, तो जीवों को जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते थे उस पर भी ये विश्वास नहीं करते थे। जबकि जो डार्विनवाद का सिद्धांत था इनका जस्ट उल्टा सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जितने भी बुक्स मैंने आपको बताई है, आपसे बुक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द लाइज ऑफ द आंसर, द स्टोरी ऑफ द लिविंग बर्ड। तो चार्ल्स डार्विन ने, आपको पता है, उसकी ओरिजिन की थी जातियों की, स्पेसीज़ की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। दिस इज़ द बुक ऑफ चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर पर ये बिलीव नहीं करते थे, उनके जो एग्जिस्टेंस होती है, उनके अस्तित्व के लिए पहचान पर विशेष महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का, योग्यतम यानी उनके एबिलिटी की जो भी उत्तरजीविता का सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किस साइंटिस्ट ने किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वो भी किसने किया था, डार्विन। यानी उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी पहचान देना, आप वहीं से लिंक करके याद कर सकते हैं। तो आंसर कौन आ जाएगा, डार्विन। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन, या पृथ्वी पर मानव जीवन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। जो भी बाह्य स्पेस में जो लाइफ होती है उसकी स्टडी को बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कौन हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, किसको बोला जाता है, कार्ल लिनियस को बोला जाता है। और सिस्टम ऑफ नेचर इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और इन्होंने ही जंतुओं जो दो भागों में, जगत को दो भागों में बांटा था, कौन सा, पादप और जंतु, उसके भी फादर कौन है, कार्ल लिनियस। ठीक है। तो यहाँ पे जीवधारी का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का फादर कौन है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, टैक्सोनॉमी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है। तो फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, सब्जियों की, हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती, पोमोलॉजी, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है।
तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। यहाँ पर फसलों की खेती एग्रो से भी सही है। और यहाँ पे क्या दिया है, सब्जी की खेती, तो सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फलों की खेती को पोमोलॉजी ही बोला जाता है। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षी विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। कभी कभी हिंदी में ऐसा नहीं लिखा होता, ऑर्निथोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है किसका किया जाता है, पक्षी का अध्ययन। तो द स्टडी ऑफ द बर्ड क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पे कवक का क्या हो जाएगा, वाइकोलॉजी। यहाँ पे जानवरों का होता है एनिमेलिया, और यहाँ पर जो कीटों का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। तो ये स्टडी भी आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में, जितने भी लॉजी वर्ड हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है, माता पिता, चोर, बलात्कारी, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी के लिए ही क्या यूज़ किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कोई चोर है, चोरी करके चला गया है, या किसी का मर्डर हुआ है, वो सारी चीज़ों की जानकारी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, उसको जाँच के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर अर्थ पर है तो उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तरदायी था यहाँ पे लिखा, यानी कि पहले के अकॉर्डिंग जो भी साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी। तो फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो आपको पता है यहाँ पर पृथ्वी पर समूह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पहले के समूहों के अकॉर्डिंग कौन था, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, जो भी इनका विकास का सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आंसर कौन सा सही होगा। फर्स्ट क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुँचने के प्रयास के कारण बनी। सेकेंड है, इसके कोई लाभ नहीं है, मात्र संयोग है, मतलब सिर्फ संयोग माना गया है, इससे कोई प्रॉफिट नहीं बताया गया, यानी कोई भी लाभ नहीं, कोई महत्व नहीं। थर्ड ऑप्शन है, उसे आहार प्राप्त करने के लिए लाभदायक, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लंबी गर्दन है तो वो अच्छे से डांट अगर ऊंचे भी है तो उनसे अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। और लास्ट है, अफ्रीकी सवाना के मौसम का परिणाम है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुँचने के सतत प्रयास के कारण बनी, ये उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग होगा ये आंसर। डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इनके फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, मछली, छिपकली, पक्षी या उभयचर। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, पक्षियों के लिए। और बताया था अभी इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ह्यूगो डुब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ह्यूगो डुब्रीज इज द साइंटिस्ट, इन्होंने किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे उन्होंने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी साइंटिस्टों द्वारा किस तरह से क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग दिया था, उनकी क्या क्या बुक्स थी, कब कैसे, सारी जानकारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।